हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जीडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, करें कि इनमें से कौन सा शब्द सही है। तो आपको यहाँ बतलाना है सही शब्द वाली वर्तनी शब्द बताना है, इसमें कौन सी वर्तनी शुद्ध है। कहने की भस्मीभूत है या भस्मीभूत है या भस्मीभूत है या भस्म भूत है। तो इसका सही वर्तनी आपको बतलाना है। बतलाई भी सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भस्मीभूत जो है आपका सही शब्द हो जाएगा, जिसका अर्थ है जल कर राख हुआ। ठीक है, जल कर राख हुआ। ठीक, तो इस प्रकार आपका बी नंबर सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। करें कि याचिका, याचिका का पर्यायवाची आपको बताना है। ठीक है, करें कि सखी होगा, सहेली होगा, भ्रमरी होगा या अभ्यर्थना होगा। बताइए भाई कौन सा हो जाएगा। देखिए सखी, सहेली, भ्रमरी, तो ये आपका सहेली के ही सब पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो आपका एक ही बचता है, ये आपका अभ्यर्थना जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। याचिका का पर्यायवाची, याचिका माने आप जान रहे हैं प्रार्थना पत्र जिसको कहते हैं, आवेदन पत्र या ठीक है, तो इस प्रकार आपका डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि ऐसा लेख अथवा कहानियां जो हास्य रस से पूर्ण हो को क्या कहते हैं। तो ये मतलब कई शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है। चलिए बताइए। कह रहे हैं कि आरंभिक होगा, अधोपंत होगा या प्रहसन होगा या संपूर्ण होगा। बताइए भाई सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो ऐसा लेख अथवा कहानियां जो हास्य रस से पूर्ण हो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रहसन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रसन्नतापूर्वक हंसना या हरिहंस या दिल लगी जिसको आप कहते हैं। तो इस प्रकार आपका सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला है, करें कि सिर से पैर तक। बताइए भाई सिर से पैर तक के लिए एक शब्द क्या होगा। करें कि अमापित होगा, अपर होगा, अनुपेय होगा या अपाद मस्तक होगा। बताइए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो सिर से पैर तक के लिए क्या कहते हैं, अपाद मस्तक हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। देखिए करें कि गंवारू में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो आप प्रत्यय जानते हैं किसी मूल शब्द के बाद में लगता है। तो बताइए भाई गंवारू में कौन सा प्रत्यय लगा है। करें कि बड़ा, बड़ाऊ, आन, आप। तो बताइए भाई सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। बी नंबर सही हो जाएगा। तो गंवार प्लस ऊ आपका बड़ाऊ प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। करें कि बोली में कौन सा प्रत्यय है। तो बताइए भाई बोली में कौन सा प्रत्यय है। करें कि बड़ी, एरा, आई या अन। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। तो बोल आपका क्या है भाई, बोल आपका मूल शब्द हो गया और बड़ी ई हो गया क्या, प्रत्यय। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोली में आपका बड़ी ई क्या है, प्रत्यय है। आगे देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि करें अत्यंत का संधि विच्छेद है। तो बताइए भाई अत्यंत का संधि विच्छेद इसमें कौन सा। कह रहे हैं अति प्लस अंत होगा या अति प्लस अंत होगा या अत प्लस अंत हो गया या अतः प्लस अंत होगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अति प्लस अंत आपका यण स्वर संधि हो जाएगा। यण स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। देखिए प्रैक्टिस भी करिए और बुक भी बढ़िया से पढ़िए। आपके जितना अच्छा हिंदी में आप स्कोर कर लेंगे। देखिए हिंदी आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप इसमें, और आप यूपी के हैं भाई, यूपी में आप अच्छी हिंदी बोलते हैं तो आपको इसमें कॉन्फिडेंट भी होगा। तो हिंदी में आप जितना नंबर खींच लेंगे आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए हिंदी नहीं गलत होना चाहिए, वरना आप बहुत पीछे चले जाएंगे। तो हिंदी आप अच्छे से तैयार कर रखिए, जीएस भी, और सबसे ज़्यादा रीजनिंग आप लगाइए। रीजनिंग आपकी 56 क्वेश्चन आता है, जिस कारण से आपको रीजनिंग सिलेक्शन दिलाने में भी बहुत मददगार होगा। तो रीजनिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। ठीक है, तो जीएस तो थोड़ा से कम बन पाता है, लेकिन आप हिंदी और रीजनिंग में अच्छा स्कोर खींचिए। मैथ आपकी 20 क्वेश्चन आता है, आप कितना भी आपकी मैथ कमज़ोर होगी, आप 10 से 15 क्वेश्चन कर ही लेंगे। ठीक है, तो आप हिंदी और रीजनिंग का स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आप उसको ध्यान दीजिए। चलिए फिर आगे चलते हैं। कह रहे हैं जगदीश में कौन सी संधि है। बताइए भाई जगदीश में कौन सी संधि
है। कह रहे हैं कि स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। बताइए भी संधियाँ आपकी 3 प्रकार की होती हैं। चलिए स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, बताइए कौन सी इसमें हो जाएगा। देखिए भाई इसका जब आप जगदीश का आप संधि विच्छेद करेंगे, देखिए जगत प्लस ईश तो क्या हो जाएगा, जगदीश। तो बताइए इसमें कौन सी संधि हो जाएगी। चलिए तो क्या हो जाएगा ये, जब आपका व्यंजन आता है, स्वर आता है, तो उसमें क्या बन जाता है, दा में परिवर्तित हो जाता है, ता आता है। तो इस प्रकार आप बताइए कौन सा व्यंजन हो। तो भाई इसमें जानते ही हो, तो स्वरों स्वरों को तो मेल नहीं दिख रहा है और आपका विसर्ग कहीं दिख नहीं रहा है, तो आपका कौन बचा, आपका बी नंबर सही हो जाएगा। इसमें व्यंजन संधि है, ठीक है। तो जगदीश में जगत प्लस ईश में हो जाएगा आपका व्यंजन संधि, ठीक है। चलिए करें कि मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है। तो मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है, बताइए। देखते हैं कमल का, कामदेव का, विष्णु का, बादल का, बताइए कौन सा ही हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा भाई, आपका मनोज जो है कामदेव का कहते हैं, ठीक है। मनोज जो है कामदेव का पर्यायवाची है, ठीक है। देखिए आपको कामदेव का पर्यायवाची आपसे पूछा जाता है, तो इनको मदन भी कहते हैं, ठीक है। मदन भी होता है पर्यायवाची, मदन, अनंग, अनंग, आत्मू भी कहते हैं, आत्मभू, कंदर्प, दर्पक, दर्पक, मनसिम, इनको काम भी कहते हैं, रतिपति भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको उनको ध्यान रखना है। कामदेव के मदन, अनंग, आत्मभूत, कंदर्प, दर्पक, मनसिज, काम, रतिपति भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो आप इनको इतना ध्यान रखिए। और देखिए इनको देखिए भी, विष्णु के पर्यायवाची, विष्णु को इन्हें गरुड़ध्वज भी कहते हैं, जनार्दन भी कहते हैं, चक्रपाणि भी कहते हैं, ठीक है। मुकुंद भी कहते हैं और विष्णु को नारायण भी कहते हैं, केशव, माधव और लक्ष्मीपति, ठीक है। तो आप इनको याद रखिएगा। बादल का आप जानते हैं, जलद, क्या भाई, जलद, मेघ, मेघ, जलधर, जलधर, वारिधर, ठीक है, वारिधर, ठीक है। और देखिए एक और है भी, तो इनको याद रखिएगा। आइए देखते हैं कमल बच्चा। कमल के पर्यायवाची आप जानते हैं, जलज, जलज, पंकज, सरोज, अंबुज, अंबुज, सतदल भी इनको बोलते हैं, सतदल, नीरज भी बोलते हैं, सतपत्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनको भी याद रखना, ठीक। कमल के जलज, पंकज, अंबुज, सरोज, सतदल, नीरज और सतपत्र भी बोलते हैं, ठीक। तो इनको भी याद रखिएगा, ठीक। तो इस पर आपका बी सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। कहने की हंसाना क्रिया है। देखिए क्रिया आपकी यहाँ पे मुख्यतः सकर्मक और अकर्मक होती है। तो ये सकर्मक क्रिया में आप जानते हैं जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। तो सकर्मक क्रिया में आपकी कौन सा आ जाती है भाई, कर्ता भी आ जाता है, क्रिया भी आ जाता है और कर्म भी आ जाता है, ठीक है। और अकर्मक में क्या आता है, कर्ता आता है, क्रिया आती है, ठीक। दो ही आते हैं। तो यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया या संयुक्त क्रिया, बताइए इसमें आपका कौन सा हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, हंसाना, ठीक है। तो इस प्रकार आपका यहाँ सी हो जाएगा। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं भाई, संयुक्त क्रिया ऐसी क्रिया जो किन्हीं दो क्रियाओं के मिलने से बनती है, वह संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खा चुका है, तो खा चुका है, कहने की वह खा चुका है, ठीक है। वह खा चुका है, तो खा चुका आपका क्या हो गई, संयुक्त क्रिया हो जाएगी, ठीक है। हाँ चलिए आइए आगे देखते हैं, ठीक। तो सकर्मक क्रिया आप जानेंगे जिसमें कर्म भी हो और कर्ता भी हो और क्रिया भी हो, ठीक। अकर्मक में कर्ता और क्रिया होती है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। कहने की प्रेम सागर किस प्रकार के समास का उदाहरण है। चलिए भाई प्रेम सागर का समास विग्रह करेंगे। प्रेम का सागर, प्रेम का सागर, चलिए आप बताइए कौन सा आपका समास यहाँ हो जाएगा। कहने की बहुब्रीहि तत्पुरुष कर्मधारय देखो। चलिए तो आप देखिए बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं, किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, ठीक है। और तत्पुरुष जिसमें उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, और अंतिम पद क्या होता है, गौण होता है, और इसमें विभक्ति का लोप हो जाता है। तो आपको यहाँ तत्पुरुष समास होता है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है और अंतिम पद क्या होता है, विशेष या संज्ञा होता है। तो आप कर्मधारय पहचानेंगे। और द्विगु समास में आप देखेंगे पहला जो है शब्द क्या होगा, पहला पद उसमें संख्यावाची होता है, ठीक है, ठीक। तो अब बताइए आपका कौन सही हो जाएगा। तो आप जानते हैं समास 6 प्रकार के होते हैं। अगर कहीं आपको अगर मुख्यतः रूप से पूछे तो अगर ऑप्शन में 4 दिया है तो कंफ्यूज मत होइएगा कि भैया 6 तो है ही नहीं तो कौन सा लगाएं। अगर 4 दिया तो 4 भी लगाना, क्योंकि आपको मुख्य रूप से पूछेगा तो 4 ही होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ज़्यादातर 6 ही पूछेगा, ठीक है।
चलिए, तो आपका यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। ठीक है, प्रेम सागर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। आगे देखते हैं, कह रहे कि मक्खी चूस में कौन सा समास है? मक्खी चूस में कौन सा समास? तो इसका समास विग्रह करेंगे तो मक्खी को भी चूस जाता है जो, अर्थात कंजूस। कौन सा भाई? कंजूस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। तो बताइए, तो ये क्या कर रहा है? ये भी किसी, ना इसमें पहला पद प्रधान दिख रहा है, नहीं दूसरा, किसी तीसरे की ओर कर रहा है संकेत, तो कंजूस को कर रहा है ना। तो इस प्रकार आपका कौन सा हो जाएगा? तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, और देखो अभी तत्पुरुष आपको बताइए। आइए, द्वंद्व समास होते हैं। द्वंद्व समास आप जानते हैं, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, माता पिता, ठीक है, भाई बहन, और इनका समास विग्रह करने पर और जुड़ता है। ठीक है, तो आप इन्हें, और इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। लेकिन परिभाषा से भी प्रश्न आपके बनेंगे, जरूरी नहीं है अब ऐसे नहीं देता, आपको परिभाषा भी याद रखना है सबकी कौन पद प्रधान होता है, कौन सा कौन में दोनों पद प्रधान होते हैं, कौन में एको पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, तो इन सब की परिभाषाएं भी आपको एकदम ओरली रटा होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, कहें कि अदत्त शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो बताइए भाई, अदत्त शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? चलिए 51 का आपका बताना है, तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, अनुदत्त हो जाएगा। ठीक, अनुदत्त। आइए अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती के लिए एक शब्द बताना है। चलिए, कई शब्दों के लिए एक शब्द आपको यहाँ बतलाना है। चलिए, कौन कहे? रजनीचर होता है, निशाचर होता है, खच्चर होता है, या असूर्य पस्या होता है? तो सही बताइए कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका डी नंबर चला जाएगा, असूर्य पस्या जो है होता है जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती है के लिए एक शब्द। ठीक है, तो भाई रजनीचर आप जानते हैं, रात में चलने वाला। ठीक, निशाचर रात में विचरण करने वाला, और खच्चर आप जानते हैं घोड़े एवं गधे की मिश्रित संतान को कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 52। आइए, अब आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से किस शब्द में अयादि संधि है? अयादि संधि है, तो आपको यहाँ चारों में बताना है। ठीक है, चलिए एक एक पहले इनको आप विग्रह करिए, तब पता चलेगा। देखिए, यद्यपि, यदि प्लस अपि। ठीक, यद्यपि में तो आपकी कौन सी संधि है? यण स्वर संधि। ठीक है, और देखिए अन्वेषण, अन्वेषण का संधि विच्छेद आप करिए, अनु प्लस एषण, अनु प्लस एषण, एषण, तो इसमें भी आपकी यण स्वर संधि है। ठीक है, यण स्वर संधि है। नायक, नय धन अक, नायक में क्या हो जाएगा? नय धन अक, तो कौन सी संधि हो जाएगी भाई? इसमें आपकी अयादि स्वर संधि। तो आपको पूछा है अयादि, तो नायक में तो आ गया आपका, मतलब आपका सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नायक में अयादि संधि है। और सदैव में फिर देखिए कौन सा संधि है? सदा प्लस एव। ठीक है, सदा प्लस एव, तो बड़ा और ए मिलके आय हो जा रहा है, तो इसमें कौन सी है? वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि है, तो वृद्धि स्वर संधि में आपको इसमें डबल मात्रा वाली होगी, जैसे अ का मात्रा आ जाएगी, आय का मात्रा आ जाएगी, तो उसमें आप जान लीजिए कि उसमें वृद्धि स्वर संधि ही है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यहाँ नायक हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नायक में जो है अयादि संधि है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, कहें कि मोहन कपड़े धोता है वाक्य में क्रिया है। बताइए भाई, मोहन कपड़े धोता है वाक्य में क्रिया। देखिए, मोहन भी आया, और सॉरी कर्ता भी आया, और कर्म भी आया, और क्रिया भी आए। तो अभी मैंने बताया कि जिसमें कर्म भी हो, कर्ता भी हो, क्रिया भी हो। ठीक है, तो उसमें कौन सा क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है भाई, सकर्मक क्रिया होती है। चलिए, तो अब देखिए भाई, नाम धातु क्रिया आपसे पूछी जाती है, ये क्या है? नाम धातु क्रिया पूछी जाती है, ये क्या है? ठीक है, अभी तो आपको सही क्रिया बताए। आज देखते हैं नाम धातु क्रिया। देखिए, क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का निर्माण संज्ञा, तो ये सब तीन याद रखना है बस, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। विशेषण से प्रत्यय जोड़ने से होता है। विशेषण शब्दों में क्या लगा देते हैं? ना प्रत्यय लगा के, ना प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनाई जाती है, किसमें? संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण में, उनको हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, नाम धातु, जैसे हाथ से हथियाना, हथियाना ना प्रत्यय है भाई, लात से लतियाना ना प्रत्यय, बिलक से बिलगाना। ठीक है, तो इस प्रकार आप याद रखिएगा, उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। इसके देखिए, ये वाक्य है। ठीक है, और इसको आपको वाक्य 4 दिए हैं, आपको शुद्ध बतलाना है, शुद्ध बतलाना है। चलिए देखते हैं, कह रहे हैं इसके बाद वे वापस लौट आए, तो इसका शुद्ध रूप इसमें बताइए कौन सा हो जाएगा? कह रहे हैं इसके बाद वे लौट आए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, इसके बाद वे लौट आए। ठीक है, तो ये शुद्ध वाक्य आपको बताना था, ये ऊपर वाक्य दिया गया है और इसका नीचे उसका शुद्ध वाक्य रूप इसमें कौन सा है।
चलिए फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं? कह रहे कि बोलियों के नाम, पेड़ों के नाम, फलों के नाम या सागरों के नाम। तो निम्नलिखित में किनके नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं? तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा बोलियों के नाम। तो बोलियों के नाम क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। कहने कि आसन डोलना, आसन डोलना किस मुहावरे का अर्थ है? पीछा छुड़ाना, नुकसान देना, विचलित होना या बहस करना। सही मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, विचलित होना। तो आसन डोलना किस मुहावरे का अर्थ है? विचलित होना। अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है? कह रहे हैं कि वीर, कायर, ये आपका सही है। रथ, विरत सही है। शीत, उष्ण, ये आपका सही है। यहाँ आप देखिए ऑप्शन नंबर डी, कह रहे हैं कि अग्र और अंत, अग्र और अंत। देखिए अग्र का विलोम होता है पश्च, और अंत का आदि होता है, विलोम आदि होता है। तो इस प्रकार आपका डी नंबर क्या है? सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। अगला देखते हैं, कहें नी उपसर्ग से बना शब्द है। नी, निकम्मा, निष्काम, निहत्था या निश्चित। सही ऑप्शन कौन सा यहाँ हो जाएगा? तो नी उपसर्ग से बनने वाला शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। तो निकम्मा में आपका क्या है? नी उपसर्ग है। तो उपसर्ग क्या होते हैं? किसी मूल शब्द के क्या पहले लगते हैं, ठीक। तो नी आपका उपसर्ग हो गया, कम्मा आपका मूल शब्द हो गया। और देखिए निष्काम, निहत्था और निश्चित में आपका नी ही उपसर्ग है। क्या है? नी ही उपसर्ग है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि जो नया ना हो के लिए एक शब्द है, जो नया ना हो के लिए एक शब्द है। कहें कि अनूतन, परीक्षक, विद्यार्थी या शोधार्थी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा अनूतन। जो नया ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अनूतन। आइए देखते हैं अगला। कहें कि जन्मांध शब्द में प्रयुक्त समास है। जन्मांध में प्रयुक्त समास है। कहें कि कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष। तो जन्मांध शब्द में प्रयुक्त समास कौन है? जन्मांध का समास विग्रह करेंगे क्या आएगा? तो जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास। तो जन्मांध में आपका अपादान तत्पुरुष समास। आइए अगला देखते हैं। कहने कि खीज किस शब्द का पर्यायवाची है? खीज करें चिढ़ना, नदी, झील, पहाड़। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। खीज जो है चिढ़ना का पर्यायवाची है। आइए अगला देखते हैं। निम्न में से किस शब्द का बहुवचन इया प्रत्यय के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता? देखिए नहीं बनाया जा सकता है। करें कि नदी, लड़की, पहाड़ी या किताब। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, किताब। देखिए किताब से यहाँ प्रत्यय नहीं लगता है, यहाँ किताबें होता है, किताबें, ठीक है, किताबें। तो इस प्रकार आपका डी नंबर में नहीं लगा। और यहाँ नदियाँ, लड़कियाँ, पहाड़ियाँ, तो इसमें आपका यहाँ प्रत्यय लग जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहे कि संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया कहलाती है। अभी आपको हमने बताया संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? वे नाम धातु क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया कहलाती है, ठीक है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। आइए अगला देखते हैं। कह रहे कि यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? कह रहे कि विशेष है, सार्वनामिक है, गुणवाचक विशेषण है या प्रविशेषण? प्रविशेषण है। तो प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बतलाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यह आम मीठा है, सार्वनामिक विशेषण है। तो मीठा आपका क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। आइए देखते हैं अगला। कह रहे कि कड़ु आहट शब्द में प्रत्यय है। कड़ु आहट शब्द में प्रत्यय है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? कि हट है, टा है, आहट है या आ। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आहट। कड़ु आहट शब्द में प्रत्यय क्या है? आहट।
देखिए कड़ु जो है आपका मूल शब्द है, आहट आपका प्रत्यय हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, करें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो आपको यहाँ वर्तनी, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंस है, कई बार परीक्षा में आया है। देखिए वाल्मीकि है कि वाल्मीकि है, या वाल्मीकि है, या वाल्मीक है। चलिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका यहाँ वाल्मीकि का सही शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाल्मीकि। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। करें कि गौरव का विलोम होता है। चलिए करें कि अपव्यय होगा, अल्पव्यय होगा, कृपण होगा, या लाघव होगा। तो गौरव का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, लाघव। ठीक, तो इस प्रकार आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे कि प्रत्यार्पण शब्द में उपसर्ग है। प्रत्यार्पण शब्द में उपसर्ग आपको बताना है। करें प्रा है, प्रति है, प्रत्यय है, या पर है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, प्रति उपसर्ग है। अगला है, दोपहर के बाद का दिन कहलाता है। इस प्रकार आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ दोपहर के बाद का दिन क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपराह्न। ठीक, चलिए अगला है। अब देखिए निर्देश करें प्रश्न संख्या 71 से 75 तक गद्यांश है। गद्यांश को पढ़कर इन्हीं प्रश्नों को आपको जवाब देना है। चलिए आइए जल्दी से हम पढ़ देते हैं। छोटा है, कहें कि मनुष्य क्रियाशील प्राणी है, चुपचाप बैठना उसके लिए संभव नहीं है। इसी प्रवृत्ति के कारण समाज में समय समय पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, भय, उत्साह, शांति, दया, आशा, हर्ष आदि का प्रादुर्भाव होता है। साहित्यकार इन्हीं भावनाओं को मूर्त रूप देकर साहित्य का निर्माण करता है। मनुष्य के बिना समाज और समाज के बिना मनुष्य की सत्ता संभव नहीं। समाज का केंद्र मानव है और साहित्य का केंद्र भी मानव ही है। साहित्य और समाज का प्राण और शरीर की भांति गहन रिश्ता है। साहित्य का जन्म समाज के बिना संभव नहीं और अच्छे समाज का जन्म साहित्य के बिना संभव नहीं। समाज को साहित्य से नवजीवन प्राप्त होता है और साहित्य समाज से गौरवान्वित होता रहता है। प्रत्येक साहित्य अपने युग से प्रभावित होता है। साहित्य किसी भी समाज या राष्ट्र की नींव है। यदि नींव सुदृढ़ होगी तो भवन भी सुदृढ़ होगा। साहित्य अजर अमर है, वह कभी नष्ट नहीं होता है। ठीक, तो ये आपका पैसेज था। तो इसी पैसेज से आपको 71 से लेकर 75 तक प्रश्नों का जवाब देना। ठीक, तो इसका आंसर आपको बता देते हैं, पढ़ लीजिएगा एक बार। पहला कह रहे हैं प्रश्न, व्यक्ति में भय, शांति आदि भावों के होने का कारण है। कह रहे हैं कि शांत तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रियाशील होना। ठीक, आपने पढ़ा था, आगे देखते हैं। अगला है, कह रहे हैं कि साहित्य सृजन के लिए आवश्यक है। तो क्या है, काम, क्रोध आदि प्रवृत्ति का होना। ठीक है, अगला है, समाज साहित्य से उसी तरह जुड़ा है जैसे देह और प्राण। ठीक है, अगला है, कह रहे कि साहित्य अजर अमर है। वाक्य में आए अजर शब्द का अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कभी बूढ़ा ना हो। तो अजर का आपको शब्द का अर्थ बताना था। देखिए लास्ट प्रश्न है, कह साहित्य के नवजीवन प्राप्त होता है। वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। कौन सा समास है, तो नवजीवन। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। तो इस प्रकार आपके टोटल प्रश्न हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।